प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग व्यक्तित्व के गुण की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा, प्रकार। आज हम लोग व्यक्तित्व के गुणों की चर्चा करेंगे। तो व्यक्तित्व का पहला गुण है शारीरिक गुण। प्रमुख गुण जो है व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। शारीरिक गुण व्यक्तित्व के गुण का बाह्य गुण है, बाहरी गुण है। व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाले इन शारीरिक गुणों के अंतर्गत व्यक्ति की लंबाई, शारीरिक गुण में व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, और रंग, रूप, आकृति, आवाज़, रंग, रूप, आकृति, बनावट, उसकी आवाज़ पर निर्भर करती है। शारीरिक गुणों में ये आता है। उसकी लंबाई, अमुक व्यक्ति इतने फीट लंबा है, 6 फीट लंबा है, 7 फीट लंबा है या 3 फीट लंबा है, तो ये उसके लंबाई को इंगित करता है कि ज़्यादा लंबा है या ज़्यादा छोटा है। और चौड़ाई भी। उसके बाद रंग, कि अमुक व्यक्ति गोरा है, सांवला है, काला है। रूप, उसकी बनावट, उसकी आकृति, आकार, उसकी आवाज़ पर निर्भर करती है। तो शारीरिक गठन, चेहरा तथा उसको भाव अभिव्यक्ति, कोई बात करने की जो शैली है, उसकी अभिव्यक्ति, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की शैली पर निर्भर करती है। तो केवल इन गुणों को आसानी से देखा जा सकता है। ये गुण व्यक्ति के रूप का प्रदर्शन करते हैं, बाह्य रूप का प्रदर्शन करते हैं। केवल इन्हीं गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। दूसरा गुण है मानसिक गुण। मेंटल ट्रेड्स। अब हम समाज में विभिन्न बुद्धि वाले व्यक्तियों को देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने भी विभिन्न प्रकार के बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण किया है। तो उसमें जैसे 50% को सामान्य बुद्धिलब्धि मान लिया गया है, 2% को 7% को तीव्र बुद्धि माना गया है, 2% को प्रतिभाशाली माना गया है, और कुछ इडियट टाइप भी व्यक्ति होते हैं जिसे मूर्ख कहा गया है। तो सबका अलग अलग बुद्धि वाले चैप्टर में बताएंगे परसेंटेज क्या क्या है। तो मानसिक गुणों के अंतर्गत व्यक्ति के समस्त शील गुणों आते हैं। इन शील गुणों में सामाजिकता, ईमानदारी और सहिष्णुता, सत्यवादिता, आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम, त्याग, कर्मठता, व्यावहारिक नैतिकता तथा विवेक आदि होते हैं। शारीरिक गुणों के साथ मानसिक गुणों के समावेश से व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। ये गुण आंतरिक होते हैं। शारीरिक तथा मानसिक गुणों में व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। अतः मानसिक गुण व्यक्तित्व का निर्धारण करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक गुण, अर्थात बालक को हम जैसा वातावरण देंगे वैसा ही वो बनने का प्रयास करता है।
वाटसन महोदय, मनोवैज्ञानिक वाटसन महोदय ने कहा था, मुझे 5 वर्ष का बालक दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, चोर, डाकू, भिखारी, जो कहो वो बना दूंगा। तो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि वंशानुक्रम 20% कार्य करता है और 80% वातावरण। तो वातावरण जैसा होगा वैसा बालक बनेगा। वातावरण के अनुसार उसे अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसा ही वातावरण अच्छा मिल जाए तो अच्छा बन जाएगा, गंदा मिल जाए तो खराब बन जाएगा। तो ये मानसिक गुण है, इसमें ईमानदारी है, सद्विचार है, कर्मठता है, कर्तव्यनिष्ठा है, आदि विभिन्न प्रकार के गुणों का इसमें विकास होता है, मानसिक गुण में पाए जाते हैं। फिर अगला है तीसरा, सामाजिक गुण, सोशल ट्रेड्स। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बालक समाज में ही पैदा होता है। तो बालक समाज में ही पैदा होता है। परिवार भी एक, परिवार क्या है? समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। तो कई व्यक्तियों, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मिलने को समाज कहते हैं। जैसे हम विद्यालय आए तो यहाँ पर कई परिवारों से बच्चे आते हैं। तो यहाँ भी एक विभिन्न प्रकार के वातावरण से कई प्रकार के परिवारों, विभिन्न प्रकार के परिवारों से, विभिन्न प्रकार के वातावरण से यहाँ पर उपस्थित होते हैं बच्चे, और यहाँ पर एक विद्यार्थी समाज का गठन होता है। फिर पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों का मिला दिया जाए तो विद्यालय समाज का गठन होता है, परिवार होता है। विद्यालय को एक परिवार माना जाता है। उसमें शिक्षक, छात्र, सभी कर्मचारी होते हैं। तो एक लगाव होता है, सामाजिक गुण। तो व्यक्तित्व विकास का ये महत्वपूर्ण अंग है। परिवार, विद्यालय, उसके बाद परिवार है, विद्यालय है, समाज, समुदाय तथा संस्कृति के बीच पलकर वह इन सामाजिक गुणों को सीखता है। सामाजिक गुणों में जैसे हमें बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अतिथि का सेवा सत्कार कैसा करना चाहिए, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो इन प्रकार के गुणों का विकास सामाजिक गुणों की माध्यम से होता है। समूह भावना, सहयोग, सहानुभूति, दया आदि जैसे गुणों का इस सामाजिकता से विकास होता है। विद्यालयों में मुख्य पाठ्यक्रम के साथ साथ बालकों को खेलकूद, सेमिनार और वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से उसमें प्रतियोगिता एवं शारीरिक विकास के लिए खेलकूद और विभिन्न प्रकार के जो जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, एनएसएस आदि के माध्यम से सहयोग की भावनाओं, सहानुभूति की भावनाओं का विकास किया जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक गुण देखा आपने। अगला है तीनों गुणों में अस्थायित्व। तो व्यक्तित्व निर्माण में तीनों गुणों का जितना आवश्यक है उतना ही तीनों गुणों में सामंजस्य, अस्थायित्व होना भी अस्थायित्व का है। तीनों गुणों में अच्छा अस्थायित्व हो, अच्छी सामंजस्य हो, तभी एक अच्छे व्यक्तित्व के गुण का विकास होगा। अब आगे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के निर्धारक का अध्ययन करेंगे। तो
व्यक्तित्व के निर्धारक, व्यक्तित्व के अभी गुण आपने देखा, अब व्यक्तित्व के निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को कौन निर्धारित करता है, हमारी पर्सनालिटी को। तो पहला निर्धारक में है जैविकी कारक। जैविकी कारक में है पहला, जैविकी कारक निम्नलिखित प्रकार के हैं, उसमें पहला है नलिका विहीन या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो नलिका विहीन या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मानव शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मानव शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे स्राव बिना किसी नलिका के सीधे रक्त में होता है। नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। तो नलिका विहीन ग्रंथियों से जो निकलने वाला स्राव है उसे हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन्स किसे कहा जाता है? नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। इन हार्मोन्स की संतुलित मात्रा व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ व क्रियाशील बनाए रखती है। यदि ये हार्मोन्स कम या अधिक मात्रा में बनते हैं तो अलग अलग रूपों में व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारे जो हार्मोन्स होते हैं शरीर में, ये हमारे व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। अगला है थायराइड। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ये गले में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। तो यदि यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है, इसलिए इस ग्रंथि को हिंदी में गल ग्रंथि भी कहते हैं। गल ग्रंथि भी कहा जाता है। तो थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है, इसे थायरॉक्सिन नामक स्राव होता है। तो यह इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले स्राव को थायरॉक्सिन कहते हैं। इस स्राव की मात्रा बढ़ जाने से व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। थायरॉक्सिन के ज़्यादा स्राव से व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है और घेंघा नामक बीमारी भी अधिक स्राव से हो जाती है। तो थायराइड जो गले में स्थित होती है, थायरॉक्सिन के अधिक स्राव से घेंघा, जो गले में घेंघा बीमारी होती है वो भी हो जाती है, और अधिक स्राव से व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति का शरीर शिथिल, मस्तिष्क, स्मृति और पेशियों की क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं। अतः थायराइड ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है। अब थायराइड के बाद ही अगला है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, तो ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये पहला था। अब उसमें पहले में पहला है, अब इसमें है पहला, ये दूसरा है पैराथायराइड। ये सब शरीर में होती है। थायराइड ग्रंथि, तो पैराथायराइड ग्रंथि जो है यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ऊपर स्थित होती है। यह ग्रंथि मटर के छोटे दाने के बराबर होती है। मटर के छोटे दाने के बराबर होती है। इस ग्रंथि में स्राव का प्रमुख कार्य रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखना है। सही मात्रा में स्राव होने पर अस्थि तथा दांतों का विकास सामान्य रूप से होता है, किंतु जब स्राव कम हो जाता है तथा अस्थि, हड्डियां तथा दांत कमज़ोर हो जाते हैं। अगर सही मात्रा में स्राव हुआ तो उसकी बच्चों की हड्डियां और दांत स्वस्थ रहते हैं, और कम मात्रा में स्राव हुआ या अधिक मात्रा में तो उनकी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। सामान्य रूप से कार्य करने पर व्यक्ति संवेगात्मक रूप से संतुलित तथा ग्रंथि की क्रियाओं में परिवर्तन से व्यक्ति में
संवेगात्मक अस्थिरता आ जाती है। इसलिए यह ग्रंथि के व्यवहार तथा संवेगों को प्रभावित करती है। अगला है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, यह ग्रंथि उपवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह ग्रंथि दोनों गुर्दों के ऊपर स्थित होती है। जो शरीर में 2 किडनी होती है जिसे गुर्दा कहते हैं, उसके ऊपर एड्रिनल ग्रंथि स्थित होती है। तो इस ग्रंथि से एड्रीनलिन, इस ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उसे एड्रीनलिन कहते हैं। एड्रीनलिन नामक स्राव निकलता है। तो एड्रीनलिन नामक स्राव निकलता है, इसके अभाव में एडिसन रोग हो जाता है। शरीर दुर्बल, रोग से लड़ने की क्षमता कम तथा यौन क्रिया में शिथिलता आ जाती है। व्यक्ति चिड़चिड़ा तथा संवेगात्मक तनाव में रहता है। तो इस ग्रंथि के इसके अभाव में एडिसन रोग हो जाता है। शरीर में शिथिलता और यौन दुर्बलता तथा चिड़चिड़ापन रोग हो जाता है। अगला है जनन ग्रंथि, गोनेड्स ग्रंथि, ग्लैंड्स, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि, इन्हें प्रजनन ग्रंथि भी कहते हैं। पुरुष की प्रजनन ग्रंथि को शुक्र ग्रंथि तथा स्त्री की प्रजनन ग्रंथि को डिंब ग्रंथि कहते हैं। पुरुष की प्रजनन ग्रंथि को शुक्र ग्रंथि तथा स्त्री की प्रजनन ग्रंथि को डिंब ग्रंथि कहते हैं। तो इन दोनों के मिलने से वयसंधि अवस्था, तो एक डिंबावस्था, प्रजनन से एक डिंबावस्था का निर्माण होता है, ओवम बनता है। लेकिन ये प्रजनन की अवस्था 11 से 13 वर्ष में ये ग्रंथियाँ क्रियाशील हो जाती हैं, जिससे बालकों में पुरुषत्व का और बालिकाओं में स्त्रीत्व का लक्षण दिखाई पड़ने लगता है। पुरुष के दाढ़ी मूछें आना तथा स्त्रियों में स्तनों का विकास होना इस ग्रंथि द्वारा होता है। अगला है पिट्यूटरी ग्रंथि, पोष ग्रंथि। पोष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड्स ग्रंथि कहते हैं। पोष ग्रंथि, यह ग्रंथि मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होती है। यह ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को नियमित करती है। जैसे हमको मच्छर रात में सोते समय काटता है, लेकिन हमारा हाथ, हम सोते रहते हैं लेकिन हमारा हाथ वहाँ पहुँच जाता है उसे उड़ाने के लिए। तो ये मस्तिष्क हमारा कार्य करता रहता है। पोष ग्रंथि, यह ग्रंथि अधिक लोकप्रिय होने से व्यक्ति के हाथ, पैर, नाक, कान, जबड़ा सामान्य से अधिक तथा कम क्रियाशील होने पर नाक, हाथ, पैर, कान, जबड़ा सामान्य होने पर सामान्य स्थिति में रहता है। कम क्रिया अधिक, अगर इस ग्रंथि से अधिक सामान्य से अधिक लंबा था, कम क्रियाशील होने पर लंबाई, अगर पोष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड की सामान्य से अधिक लंबा हो जाता है, अगर ये सामान्य से अधिक इससे हार्मोन्स निकलता है तो व्यक्ति सामान्य से अधिक लंबा हो जाता है, उसके कान बड़े हो जाते हैं, नाक, हाथ, पैर, और व्यक्ति इस ग्रंथ के स्राव से हड्डियों के विकास में भी सहायता मिलती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के
विकास से, इस ग्रंथि के स्राव से हड्डियों के विकास में भी सहायता मिलती है। अगला है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है ये हृदय के ऊपर स्थित होती है। यह हृदय के ऊपर भाग में स्थित होती है। बचपन में इसका आकार बड़ा, किंतु उम्र बढ़ने पर इस ग्रंथि का आकार बड़ा हो जाता है। तो शरीर के अन्य भागों का पूर्ण रूप से विकास हो जाने से ग्रंथि से निकलने वाले स्राव से संतान उत्पन्न करने वाले अंगों का विकास होता है। तो थाइमस ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उससे संतान उत्पन्न करने की क्षमता का विकास होता है। अगला है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, यह ग्रंथि पक्वाशय अग्नाशय के घुमाव में स्थित होती है। इस ग्रंथ से निकलने वाले स्राव को इंसुलिन कहते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथ से निकलने वाले स्राव को इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन कहा जाता है। तो इंसुलिन का प्रमुख कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना है। इंसुलिन की अधिक या कम मात्रा शर्करा को बढ़ाती या घटाती है। शर्करा की अधिक मात्रा में मधुमेह रोग तथा शर्करा की कम मात्रा में शारीरिक व मानसिक क्रियाशीलता मंद गति हो जाती है। इसलिए मधुमेह रोगी या डायबिटीज़ के रोगी को हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं डॉक्टर से। तो ये अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। तो इंसुलिन अगर रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर रक्त में इंसुलिन का कम या अधिक मात्रा में हुआ स्राव तो शर्करा की मात्रा घटती बढ़ती है। रोग कम मात्रा में अगर स्राव होता है तो शारीरिक तथा मानसिक क्रियाशीलता मंद गति हो जाती है। फिर अगला है 7वां के बाद 8वां पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यह ग्रंथि लघु मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। इस ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उससे स्त्री तथा पुरुषों में पाए जाने वाले विशिष्ट गुणों को ऊपर उत्पन्न कर व्यक्तित्व का विकास करता है। विशिष्ट गुणों को उत्पन्न कर व्यक्तित्व का विकास करता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुल 8 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो 8 ग्रंथियों का नाम क्या है? नलिका विहीन ग्रंथियों में ये आपने देखा हार्मोन्स निकलता है। पहला है थाइमस ग्रंथि, दूसरा है पैराथायरॉइड ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि के पास मटर के दाने के आकार की होती है। तीसरा है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनलिन नामक स्राव होता है। चौथा है जनन ग्रंथि जिससे जेनेटियल ऑर्गन्स और हमारे स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व का विकास होता है। 5वां है पोष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। और 6ठा है थाइमस ग्रंथि। 7वां है अग्नाशय ग्रंथि। इंसुलिन जो बहुत पॉपुलर है, मधुमेह के रोगी को लगाया जाता है। जब ब्लड में शर्करा की मात्रा, इंसुलिन की मात्रा अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव नहीं होता है तो हम मधुमेह के रोगी को शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद है अगला है
पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि लघु मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। तो ये पुरुषों में पाए जाने वाले विशिष्ट गुणों को नियंत्रित करता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे